एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 के लिए लाइव मॉक 17 कराया गया था। ठीक है, 24 से 26 में, आज रात तक भी आप दे सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं दिया। इसका डिटेल्ड एनालिसिस एंड मैथ सॉल्यूशन में कराऊंगा यहाँ पे। अब तक का अगर हम देखें तो इसमें एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा जितने भी आरबी के लाइव टेस्ट हुए हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए, ऐसा नहीं है कि मॉक का लेवल बहुत ज्यादा इजी है, बट यहाँ पे कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अपनी पढ़ाई अगर आपकी कम हो रही है तो भाई अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है, सबको एग्जाम डेट मिल चुके हैं। तो सभी लोग जो थोड़ा डिलेमा में बिता है ना कि अभी पढ़ाई स्टार्ट करें या ना करें, उन सबने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इस मॉक का और अपने पिछले मॉक का स्कोर बताइएगा कि कितना रहा, और सेफ स्कोर आप क्लोज से ज्यादा है या कम है ये भी बताइएगा। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल के आपके यहाँ पे पेड मॉक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप पेड मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो पिछले लाइव टेस्ट भी आप यहाँ पे दे पाएंगे। और एनटीपीसी के लिए भी 10 फ्री लाइव टेस्ट हम करा रहे हैं, वो आप लोग दे रहे होंगे। आज मॉक 6 उसका ओपन हो चुका है, तो वो दे सकते हैं आप अगर एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे किस तरीके से मॉक दे सकते हैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आइडिया है। वेबसाइट पे भी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें मॉक एनालिसिस एंड मॉक सॉल्यूशन में जो कराता हूँ वो आपको एक जगह दिख जाता है। ये वाला मॉक 18,500 लोगों ने अभी तक दिया है, जिसमें ज्यादातर लोगों का स्कोर 140 से 160 के बीच में आ रहा था। अगर हम यहाँ पे देखें तो सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको जैसे ही आप मॉक देते हैं आपको अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो एवरेज मार्क्स यहाँ पे बने हैं 130। मीडियन मार्क्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 137.5 इस मॉक में गया है, जो कि अब तक का आरबी के मॉक में हाईएस्ट है। तो अगर ओवरऑल लेवल की बात करें तो ये इजियर कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हम इसे इजी ही कह सकते हैं, ये मॉडरेट में नहीं जाएगा, वरना इजी प्लस आप कह लो कि जिसे थोड़ा सा बेटर होगा। तो इस तरह का पेपर आएगा, तो एग्जाम में आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। यू शुड बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ पेपर एज वेल, कि अगर थोड़ा सा भी लेवल गिरा तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और उस केस में आपको जीके में भी बहुत बेहतरीन स्कोर करना ही पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम देखें इस मॉक के अंदर 160 या 160 से ज्यादा लाने वाले 2470 कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 18,500 एस्पिरेंट्स। इसी तरीके से अलग अलग मार्क्स पे आप स्कोर देख सकते हैं, परसेंटाइल देख सकते हैं कितनी बनेगी। अगर आपको 80 परसेंटाइल भी लानी है ना इस पर्टिकुलर मॉक में, तो आपको 155 स्कोर करना पड़ेगा। डेट्स ह्यूज, राइट। और हमने देखा भी था पिछली बार ऐसे सीजीएल की कट ऑफ कितनी थी, 153 मार्क्स थी 2024 के अंदर। ठीक, अगर मैं यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की बात करूंगा, एवरेज स्कोर 40.3 है, मीडियन स्कोर 43, ओवरऑल लेवल कहेंगे हम इसका इजी। जो अच्छा स्कोर इसमें माना जाएगा वो माना जाएगा 46 प्लस। 46 से कम है तो वो कमी है, 47 48 के आसपास का स्कोर बढ़िया है। उसके बाद जीके सेक्शन की बात करेंगे, जीके में भी इस स्कोर में एवरेज में लोग 24 तक स्कोर कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर मॉक में जो अच्छा स्कोर जीके के लिए माना जाएगा वो आपका 32 प्लस माना जाएगा। ठीक है, तभी आपकी जीके की प्रिपरेशन अच्छी होगी। और जो इस मॉक में भी 5 से 10 नंबर लेके आ रहा है उसे फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में फिर आप मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग कितना भी कर लो, अगर पेपर का लेवल इजी आ जाता है तो जीके एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। ठीक है, इजी पेपर में, हालांकि सुनने में ही आ रहा है इस बार पेपर का लेवल बढ़ेगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतना तो एटलीस्ट जीके करके जाओ कि अगर इजी पेपर आए तो आप कम से कम 25-30 स्कोर उसमें बना पाओ। उसके बाद अगर मैथ्स की बात करेंगे, इसका लेवल मॉडरेट रखा है हमने। ठीक है, एवरेज स्कोर यहाँ पे 29.44 है और मीडियन स्कोर 31.5 है। इसमें जो अच्छा स्कोर माना जाएगा वो 42 या 42 प्लस माना जाएगा। इवन अगर आपका 40 भी है तो भी चल जाएगा, उससे कम है तो भाई इंप्रूवमेंट करिए अपने में, काफी ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का। ये कितने लोगों के कितना कितना स्कोर और परसेंटाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है। इंग्लिश में जो अच्छा स्कोर माना जाएगा इस पर्टिकुलर मॉक में वो 45 प्लस माना जाएगा। ओवरऑल लेवल इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट ही है, एवरेज स्कोर 36.35 है, मीडियन स्कोर इतना है। ठीक है, सारा स्कोर आप देख सकते हैं। अब बारी आती है सेफ स्कोर की। अनरिजर्व कैटेगरी से हो अगर, तो इस पर्टिकुलर मॉक को मेरे हिसाब से अगर आपके एग्जाम में ऐसा पेपर आता है तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 152 तक नंबर लाने पड़ सकते हैं। ओबीसी से 148, ईडब्ल्यूएस से 146, एससी से 129 और एसटी कैटेगरी से 120। तो भाई कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है, स्कोर मैटर नहीं करता, मैं हमेशा बताता हूँ, परसेंटाइल आपकी मैटर करेगी और बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप कैसे परफॉर्म करोगे ये मैटर करेगा। ये अब तक जितने भी 17 लाइव मॉक्स आरबी पे हमने कराए हैं, हमने कोशिश करी है क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए वैरायटी बना के रखे हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हो, कि जब आप सारे मॉक्स देके हटें तो आप देखेंगे मैक्सिमम टाइप्स आपके ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे इन मॉक्स के थ्रू। तो 17 मॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। सीजीएल 2024 में भी हमने 20 लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए थे, वो उसका एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज करी है तो उसमें आप दे पाएंगे। ठीक है, डिस्काउंट कोड नहीं लगेगा, अभी एप्लीकेबल नहीं है डिस्काउंट कोड। एग्जाम 10 कोड यूज कर सकते हैं फिर भी आप 10% डिस्काउंट के लिए, इफ यू वांट टू बाय टेस्ट सीरीज और एनी कोर्स फ्रॉम आरबी एप्लीकेशन। ठीक है,
तो ये टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी और प्लस टेस्ट सीरीज टीयर 1 प्लस टीयर 2 और बाकी अभी हम सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट भी जल्दी लाएंगे, ठीक है, वो सारा आपको अवेलेबल रहेगा ऑफिसर बैच अगर आप परचेज करते हैं। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहता है मैथ्स के लिए। अगर खाली मैथ्स करना है, टीयर 1 टेस्ट सीरीज करनी है और रीजनिंग करना है तो द्रोणाचार्य बैच, जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर इट। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं मैथ्स के। पहला सवाल हमारे पास एक डिवीजन प्रॉब्लम दे रखी है जिसमें जो डिवाइजर है ना वो 16 टाइम्स है कोशेंट का और डिवाइजर मेरा 8 टाइम्स है रिमाइंडर का। हमें बताना है कि अगर रिमाइंडर 36 है तो डिविडेंड क्या होगा। तो डिविडेंड होता है मेरे पास डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर का मान तो ऑलरेडी दे रखा है तो ये हो गया 36। अब हमें यहाँ पे देखो इसी से मैं रिमाइंडर से ही डिवाइजर निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8 इंटू 36 और कोशेंट क्या हो जाएगा डिवाइजर बाय 16। तो इसे भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, जो ये वाली वैल्यू है दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 16 करना पड़ेगा। तो दिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 क्या ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करके आपको अपना आंसर बता देना। आप देखेंगे यहाँ पे अगर स्क्वायर के अंदर ले जाऊं मैं 16 को तो ये क्या रह जाएगा मेरे पास, यहाँ पे रह जाएगा 4। अब 4 से काटना है तो ये वाली वैल्यू 2 आ जाएगी और ये 36 इंटू में 2 72 हो जाएगा। 72 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 इंटू 7 28, तो 8 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 का स्क्वायर 49 और 2 51, 51 प्लस 36 और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बचेगी 0 2 5 2 5 2 2 0। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो स्टेप बाय स्टेप जाना और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि जब मैं 9 4/5 और 405 का मीन प्रोपोर्शन को इवन प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो इवन प्राइम नंबर क्या होता है 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ सकता है मेरा भाई, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 0 आएगा तो मतलब कट गया, 0 ऑप्शन में है नहीं तो 1 ही रिमाइंडर आ सकता है भाई, और कोई तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, है ना। तो आंसर वैसे ही खत्म हो गया। बाकी आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो। 2 नंबर है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर ए भी 2 नंबर है तो मीन प्रोपोर्शन रूट ए भी होता है। हमने पहले भी देखा 9 4/5 को सोल्व करेंगे 45 प्लस 4 49/5 है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 405। आप देखेंगे यहाँ पे 405 तो मेरा कट जाएगा 5 से, कितना 21 टाइम्स 81 टाइम्स और यहाँ पे 81 9 का स्क्वायर होता है, 49 हमारा 7 का, तो 7 इंटू में 9, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया 63 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अगर आपको निकालना है तो 1 ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। क्वोशंट पूछ लेते तो यहाँ पे 31 हो जाता, तो हमें सोल्व करना पड़ता क्वोशंट के लिए। एग्जाम में क्वोशंट पूछा गया था जब आया था इस टाइप का क्वेश्चन। इसे सोल्व करके बताना है कि आंसर आएगा, बहुत आसान है। यहाँ पे 30 बन जाएगा, 3 से काटूंगा 10, 40 माइनस 11 करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, या 40 माइनस 11 करेंगे 29 माइनस 2/3 तो 28 2/3 बचेगा और 1800 है डिवाइडेड बाय, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 87 है 85 बन जाएगा 85/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय यहाँ पे बचेगा 85, ठीक है। सोल्व करो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे 17 तो डिनोमिनेटर में आएगा, 85 होता है 17 इंटू में 5, तो जो भी आंसर होगा डिनोमिनेटर में 17 मिलेगा, तो यही आंसर आ सकता है। क्लियर है सभी लोगों को, तो डायरेक्टली कर लेंगे। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे 5 मैन्युफैक्चरर्स दे रखे हैं 2016 से लेकर 2020 तक कितनी कार्स मैन्युफैक्चर करी इन 100, ये बता रखा है। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर M2 with the total number of sales of manufacturer M4 ड्यूरिंग द ईयर 2016 to 2019। इन 4 सालों में हमें बताना है कि इनके सेल्स का डिफरेंस कितना है M2 और M4 का। आप कहेंगे सर देखो या तो पूरा सम करके डिफरेंस निकालना हो ना, डायरेक्टली निकालते हुए चलो। 200 में से 160 को घटाया 40, इसे घटाया 40, फिर से 40 और फिर से 40, ठीक है। इन चारों सालों में अगर 40-40 है तो कितना हो गया 160, और एक वैल्यू 100 को रिप्रेजेंट करती है तो 2 जीरो और लग जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 16,000 आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया।
अगला सवाल मेरे पास कहता है कि भाई यहाँ पे ये दे रखा है कि दो एथलीट हैं एक्स और वाई, ठीक है, वो एक घंटे में कितना चलता है, पहले घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेंगे वो यहाँ पे है, फिर दूसरे घंटे में कितना, तीसरे घंटे में, यहाँ पे चौथे घंटे में, पांचवें घंटे में, छठे घंटे में। हमें ये बताना है कि भाई जो एथलीट वाई है उसकी एवरेज स्पीड क्या है पहले 5 घंटों की। तो आप कहेंगे सर पहले 5 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहां से लेके यहां तक का सम कर देंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमें पता है 5 घंटों की बात चल रही है, पहले 5, टोटल डिस्टेंस इन सबका सम कर देंगे। वैल्यू क्या आएगी, 50, 90, 1 35 और 1 65। 5 से काट दूंगा तो कितना आ गया 33, और यही मेरी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल चल रहे हैं अभी तक क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं आया। कहता है एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, इतना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है एक स्फीयर का, 3 हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये वाली वैल्यू है 1848 के बराबर। आगे कहता है कि इसे पिघलाया जाता है और एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बनाया जाता है जिसका रेडियस ऑफ बेस कोन का सेम है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, तो उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से काट दूंगा मैं, तो ये आ गया 616। 616 कब होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर 616 कब होता है, जब रेडियस हमारे पास क्या होता है 14 होता है। ये चीज हमें पता होती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसे पिघलाना है तो वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। और जब पिघला के कोन बनाऊंगा, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम बराबर होगी, हमें कोन की हाइट बतानी है अगर दोनों का रेडियस सेम है। आप कहेंगे सर 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से काटूंगा तो ये खाली आर रह जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे एच का मान क्या आ गया 2r। आर था मेरे पास 14, तो 2 × 14 ये वाली वैल्यू आ जाएगी 28। चले आगे, ये चीज याद रखिए कि भाई रेडियस जब मेरे पास 7 होता है तो पेरीमीटर 44 होता है और एरिया होता है मेरे पास 154। रेडियस 14 होता है तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा लेकिन एरिया 4 गुना हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू आती है 616। ऐसी बहुत सारी चीजें 10/2 पे या अलग अलग रेडियस की वैल्यू पे मैंने आपको याद करा रखा है, याद होगा तो इजीली कर पाओगे, आपको पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, और इसमें जो मीडियंस है AD और BE G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल। तो अगर मीडियन बनानी हुई तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी मीडियन है, AD और BE, AD और BE। ये मीडियंस देखो दिख नहीं रहा 90 डिग्री, लेकिन मान लो कि 90 डिग्री पे G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। AD हमें 18 दे रखा है, ठीक है, लिख लेता हूं, ये पूरी लेंथ 18 है। B हमें 12 दे रखा है, तो हमें बताना है BD का मान क्या होगा, ये वाला मान हमें बताना है कि क्या। ठीक है, आपको पता है मीडियन क्या करती है हमारे पास, जो सेंट्रोइड है मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो ये 2 होगा, और आप कहेंगे ये 1 होगा। 3 किसके बराबर टोटल इन दोनों का 18 के बराबर, तो 1 किसके बराबर 6 के बराबर, तो ये दूरी आ गई 6, है ना। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे दूसरा, इसमें मीडियन कैसे बांटेगा, वर्टेक्स से देखते हैं कि ये भाई 2 होगा और ये 1 होगा। कंबाइंड 3 किसके बराबर हो गया 12 के, तो मेरे पास यहाँ पे 2 किसके बराबर होगा 1:4 के, तो 2:8 के बराबर होगा। ठीक, अगर 1 मेरा 8 के बराबर होगा तो ये वाली दूरी मेरे पास कितनी आ गई 8 आ गई। अब ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही थी तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है, हमें बताना है BD। अगर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा रीड्रॉ कर लूं, कुछ इस तरीके से बन गया मेरे पास, ये G है, ये B है और ये मेरे पास D है, ये 90 डिग्री, अच्छा एंगल गलत दिख रहा है देखने में, तो ये इस तरीके से बनेगा। चलो, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये मेरे पास D है, ये मान 8 है, ये वाला मान 6 है, तो ये वाली वैल्यू बतानी है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेंगे। 6 और 8 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे 10 के साथ। CGL मेंस में पूछा जा चुका है ये वाला सवाल, ऑप्शन नंबर C क्या होगा करेक्ट होगा, जहां तक मुझे याद है 2019 मेंस का सवाल है ये। अगला सवाल हमें दे रखा है यहाँ पे कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमें दे रखी है 21, 72 और 75। हमें बताना है सरकम रेडियस इस ट्राइंगल का
और इन रेडियस क्या होगा, ठीक है। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, सर्कल जो इसके अंदर डाला जाए ये इन सर्कल कहलाता है और ये कहता है इन रेडियस, और इसे हम बोलते हैं सरकम रेडियस। अगर सेंटर कुछ भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, और ये वाली वैल्यू हमारी कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सोल्व करें, तीन साइड दे रखी है, पहले तो जब भी साइड दे रखी हो ये देखो कि ट्रिपलेट तो नहीं बना रहे। ट्रिपलेट चेक करने के लिए रेशियो ले लो। मेरे पास 21 है, 72 है और 75 है। अगर मैं इनका रेशियो ले लूंगा 3 से कट जाएगा। आप कहेंगे सर 7 आ गया, 18 आ गया, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू मेरे पास 18 नहीं 24 आ गई, सॉरी, और ये वाली वैल्यू 25। क्या ये ट्रिपलेट बनाते हैं? हाँ, ये तो ट्रिपलेट बनाते हैं। हमें पता है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 25 स्क्वायर के। अब सब में 3 मल्टीप्लाई करके दूं दोनों साइड, तब ये बन जाएगा। तो ये तीनों ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा ना यहाँ पे, वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कुछ इस तरीके से कि एक साइड मेरे पास 21 आएगी, एक साइड 72 आएगी, मतलब 72 आएगी, और एक साइड मेरे पास 75 आएगी। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टी पता होती है। हमें पता है ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसके अंदर सर्कम रेडियस जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय 2, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 37.5। इन रेडियस की बात करूंगा, वो होता है P प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 21 प्लस 72 माइनस में 75 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 18 भाग 2 डेट इज 6। तो 6 आ गया एक, और एक आ गया 37.5। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? 9 आएगा, सॉरी, ये 18/2 9 और 37.5। इसे सही कर लेना, ये 37.5 है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें आगे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन में कहता है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर टेंजेंट ए पे और सी पे अगर लगाई जाए तो वो पी पॉइंट पे मिलती हैं। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, बी और डी इनमें से कहीं भी हो सकता है। अब मैंने इन पे एक टेंजेंट बनाई ए और सी पे, तो वो कहां पे जाके मिल रही है? वो मिल रही है हमारे पास एक पॉइंट पे जाके, डेट इज पी। आगे कहता है हमें ए बी सी 112.5 है। अब देखो फिगर में देख के बड़ा एंगल कौन सा लग रहा है? बी, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। तो हम कहेंगे यार इन दोनों का सम 180 है, तो एक 90 से बड़ा एक 90 से छोटा, बड़ा ये दिख रहा है, तो मेरे पास ये 112.5, ये मैं बी ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई डी। हमें इसका मान बताना है एबीसी। इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे, यहाँ से दो टेंजेंट जा रही है इससे पास होती हुई, जो ये वाला एंगल होता है ना, आप ये देखो 90 से कितना बड़ा है। आप कह सकते हैं सर ये 90 प्लस मेरे पास 22.5 है, तो ये वाला एंगल 90 से जितना बड़ा है उसका 2 गुना कर दो। 22.5 इंटू में 2 कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 45, और यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये ट्रिक याद रह जाएगी? ठीक है, आपको देखने में भी लग रहा होगा यार ये बड़ा एंगल है, ये छोटा ही आएगा इससे, पहली चीज तो 112.5 से छोटा आएगा। अब देखो फिगर बनाने में कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, यार सर ये हो सकता है बी पॉइंट यहाँ पे रहा हो और मेरे पास ये वाला एंगल 112.5 हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आप ध्यान से समझिए, मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता हूँ और इसके बेसिक से भी सोल्व कराऊंगा। एक सर्कल है, अगर मान लो मेरे पास क्या है, ए बी एक डायमीटर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी ए बी की जगह से एल एम एक डायमीटर ले लिया। आप कहेंगे सर ये जो भी एंगल बनाएगा 90 डिग्री का बनता है, सेमी सर्कल में हमने पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पे एंगल को क्या करूं, इस साइड चला जाऊं, ये पॉइंट एक इधर ले लूं और इधर पॉइंट ले लूं, से सी डी ऐसे कुछ भी, तो अब आप कहेंगे सर जो ये वाला एंगल बनेगा ना, क्या ये मेरा 90 से छोटा हो जाएगा? दिख रहा है आपको 90 से छोटा होता हुआ, और जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल मेरा 90 से बड़ा हो जाएगा। क्या ये सिमेट्री आपको समझ में आ रही है? क्या ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं जो डायमीटर के नीचे 2 पॉइंट लूंगा तो वो जो एंगल बनाएंगे मेजर सेगमेंट में वो 90 से छोटा होगा, और जो एंगल बड़ा नीचे बनेगा माइनर सेगमेंट में वो एंगल 90 से बड़ा होगा। इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इट इज क्वाइट विजिबल। और अगर मैं 2 कोड बनाता हूं ना, एक लाइन यहां से जा रही है और एक लाइन, 2 टेंजेंट बनाता हूं जो क्या करती है,
इस पॉइंट से जा रही है एक टेंजेंट और एक पॉइंट टेंजेंट मेरी इस पॉइंट से जा रही है, तभी जाके वो मिल पाएंगी। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो वो मिलेंगी नहीं कभी भी। अगर मैं ऊपर की साइड लेके जाऊंगा तो मिलेंगी नहीं। वो जहां पे बड़े वाला एंगल आपको दिखेगा उसी में जाके ये दोनों टेंजेंट का मिलन भी होगा। ठीक है, ऊपर की साइड नहीं मिल सकती है। तो हमेशा जो बड़े वाला एंगल है उसके पास यहाँ पे मिलन होगा। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को क्या दे देता, मेरे को दे देता कि भाई बी का मान क्या है हमारा, ये है 67.5, तो मेरे को बी लेना पड़ता है यहाँ पे और डी मेरे को लेना पड़ता नीचे। समझ आ गया? तो बड़े वाले एंगल के नीचे ही मेरे पास ये वाला कोण बनेगा। ये कंसेप्ट आप याद रखिए। और आपका सॉल्यूशन क्या है भाई, 90 से कंपेयर करना। अगर बी मेरे को यहाँ पे क्या दे देता, मान लो बी दे देता 67.5, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे 90 से कंपेयर करो। भाई 90 से कितना है यहाँ पे, अब ये कम हो गया 22.5। तो अगर ये वाला एंगल भी दिया है तो ये 90 से छोटा होगा, ये वाला एंगल दिया 90 से बड़ा होगा। जितना छोटा या बड़ा है उसको 2 से गुना कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन तब भी आंसर यही आता अगर बी को ये दे देते हैं 67.5, उस केस में भी मेरा आंसर 45 ही रहता, बस बी पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ चला जाता। क्लियर? अब सोल्व कैसे करेंगे? अगर मेरे को फिगर बनानी आ गई है तो सोल्व करना भी सीख लेते हैं कि भाई बेसिक अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। सोल्व ये कुछ इस तरीके से होगा कि मैंने यहाँ पे यार ये थोड़ा सा हटा देता हूं, मेरे को ये कुछ चीजें समझ में आ गई कि बी पॉइंट यहाँ पे है। अब आप कहेंगे सर ये बी मिल गया मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये वाला एंगल निकल जाएगा 180 माइनस 112.5 और ये वाली वैल्यू आ गई 67.5, यही आएगा। अगर ये 67.5 है तो आप कहेंगे सर सेंटर पे जो एंगल बनेगा एसी कोड के द्वारा वो क्या होगा, इसका डबल होगा। 167.5 को सॉरी 67.5 इंटू में 2 कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 135। अगर ये 135 हो गया, अब ध्यान दीजिए टेंजेंशियल है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री का है मेरे पास, ये लाइन टेंजेंट जा रही है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को देखूं तो ये तो कई बार कर चुके हैं, मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं भाई। ये 90 ये 90, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, टोटल 360 आना है क्योंकि। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 180 माइनस में 135 और ये वाली वैल्यू 45। और यही चीज अगर आप थीटा मान के कर ले भाई, इस एंगल को 90 प्लस थीटा ले लो आप, तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 ट्वाइस कर दूंगा 180 माइनस 2 थीटा, इसका और इसका सम 180 बनना चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा 2 थीटा। क्लियर? अगला सवाल हमारे पास भाई मिनिमम वैल्यू बता दो, इसे सोल्व करके क्या होगा। अब जल्दबाजी में कुछ बच्चे क्या करेंगे, थीटा का मान 45 रख देंगे और अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको मिनिमम मान बताना है ना, तो तरीका होता है मिनिमम मान निकालने का। पहले तो हमें ये मल्टीपल रेशियोज रखे होते हैं ना, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना होता है और जिसके रिलेशनशिप हमें पता होती है फिर हम वैल्यू को पुट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोसेक, साइन और कोसेक के सम का होल स्क्वायर है और कोसेक प्लस सेक के सम का होल स्क्वायर है। हमें वैल्यू बतानी है कि भाई इसका मान क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे भाई सर अगर मिनिमम बात बताना है साइन और कोसेक, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ही होता है, तो आप कहेंगे सर साइन प्लस 1 अपॉन साइन, और यहाँ पे कोस प्लस 1 अपॉन कोस है। इसका मान तो हमें पता है मिनिमम मान 2 होता है और स्क्वायर कर देंगे, इसका भी मिनिमम मान हमें पता है 2 होता है, तो स्क्वायर कर देंगे और आंसर आ जाएगा 8, जो कि पूरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? भाई ये साइन प्लस कोसेक मिनिमम मान 2 कब देता है, जब थीटा मेरा क्या हो 90 डिग्री हो। ये मिनिमम मान 2 कब देगा, कोसेक प्लस सेक, जब ये थीटा मेरा क्या हो 0 डिग्री हो। ठीक है, तो एक टाइम पे थीटा 90 और 0 दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो जल्दबाजी में गलती मत करना। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि सर ये क्या हो गया मेरे साथ, नंबर क्यों नहीं आए, मैंने सही करा था, लग रहा था मौके में आएंगे 160, रह गए 140। अब देखो इसे बेसिक से हमें ना एक सिंपलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम इसे पहले स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, साइन को ऐसे लिख रहा हूं, फिर मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद 2 इंटू साइन इंटू कोसेक करूंगा, तो कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ही होता है, तो कट जाएगा 2 इंटू साइन इंटू 1 अपॉन साइन, ये आ जाएगा 2। ऐसे इधर करूंगा तो कोस प्लस ये सेक स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास,
और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, कोस स्क्वायर है सॉरी, और 2 इंटू में मेरे पास सेक इंटू में कोस, तो ये आता है 1। सोल्व करेंगे, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो गया। अब मेरे पास बचा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, दो चीजें बची मेरे पास। अब इनका मिनिमम मान बताना है, तो आप इसमें भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब 1 और 1 यहां से भी मिल गए तो 2 और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। अब इनका तो मिनिमम मान मेरे को पता है क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान होता है मेरे पास 2, ठीक है। और ये वाली वैल्यू भी कब आती है, 45 डिग्री दोनों जगह रख दोगे आप, तब मिल जाएगा आपको। तो ये वाला मान मेरे पास क्या होगा, 7 प्लस 2 दैट इज 9। 9 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। टेन और कोट भी कैसे होगा, टेन कोट क्या होता है 1/10, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होता है, इस फॉर्म में हमेशा 2 होता है, ये हमने पढ़ रखा है अलजेब्रा में। चले आगे, अगला सवाल दे रखा है कि कोसेक माइनस साइन एम के बराबर सेक माइनस कोस एन के बराबर, तो ये बता दो सोल्व करके। भाई कुछ नहीं करना, मेरे पास दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल का मान कुछ भी मान लो। कौन से वेरिएबल का मानेंगे, थीटा का मान लेंगे, 3 माइनस 2 करके एक आता है। थीटा को क्या मान लू मैं यहाँ पे, थीटा को रख लेते हैं हम यहाँ पे भाई 45 डिग्री, सबसे सिंपल है, या कुछ और रखें, 45 ही बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये मेरे पास √2 माइनस 1/√2 आएगा, 2 माइनस 1 1/√2 बचेगा m का मान, और यही मेरा n का आ जाएगा क्योंकि ये भी √2 माइनस 1/√2, तो ये भी 1/√2 बचेगा फाइनली। अब 1/√2 और ये भी m और n बराबर ही हो गए, तो m³ की पावर 2/3, तो m स्क्वायर बचेगा। इसे भी n को m से रिप्लेस कर दूंगा तो m³ की पावर 2/3, ये भी m स्क्वायर बचेगा, तो 2m स्क्वायर आ गया। तो 2 इंटू में 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड लगाओ, अपना आंसर निकालो फटाफट से, बेसिक पे जाने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ये सवाल मेरे पास देखो दे रखा है, प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, कितने वेरिएबल, p q a, दो इक्वेशन दे रखी हैं, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, तो एक वेरिएबल का मान कुछ भी अपनी मर्जी से मानेंगे, 3 माइनस 2 1, और फिर हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान बताना है। तो क्या वैल्यू रख दे सिंप्लीफाई करने के लिए, आप कहेंगे सर सबसे आसान है कोसेक सेक कोस, और वो है हमारे पास, तो आप क्या करो, a को 45 रख दो, तो कोस और साइन बराबर हो जाएंगे, तो p इक्वल्स टू 2q आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये √2 और ये भी √2, तो 2p माइनस q √2, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 3 के बराबर। अब p अगर मेरा 2q के बराबर है तो ये 4q बन जाएगा, 4q माइनस q 3q, 3q √2 किसके बराबर, 3 के, और q का मान 1/√2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। q का मान मिल गया, तो p का मान यहाँ पे 2q, तो p आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 1/√2, या q की फॉर्म में निकाल लो ना, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बताना है, तो p 2q के बराबर है, तो 2q का होल स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो ये तो मेरे पास 8q स्क्वायर आ गया। q का मान है 1/√2, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2, तो 8 इंटू में 1/2, आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। बेस्ट मेथड है अपना वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। अगला सवाल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 125, एक्स वाई का मान 50 दे रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मान बताना है। हालांकि बहुत ही सरल सवाल है, आप देखोगे यहाँ पे अगर आप वैल्यू पे भी जाना चाहो तो मेरे ख्याल से वैल्यू भी मिल रही है हमें। 50 कौन सी वैल्यू रखी है एक्स और वाई की, आप कहेंगे सर 50 10 इंटू 5 होता है, 50 हो गया, 10 स्क्वायर 100, 5 स्क्वायर 25, ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब हो सकता है एक्स का मान मेरा 10 की जगह 5 हो और y का मान 10 हो, उस पर भी सेटिस्फाई करेगा ये, वरना आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान बताना है। यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखा है क्या, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था कि हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन y है, वरना अगर ऐसे मेंशन नहीं कर रखा तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आएंगी मेरे पास, और यहाँ पे जो आंसर आएगा फिर अगर x बड़ा होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा,
और x अगर छोटा होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर लेना, x ग्रेटर देन y है। अब यहाँ पे अगर मैं सोल्व करता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो क्या वैल्यू बनेगी, आप कहेंगे सर एक 10 रख दिया और एक 5 रख दिया, तो 15, 10 माइनस 5, 5 और आंसर आ गया 3। अच्छा, इस तरीके से तो ये वैल्यू निकल रही है यहाँ पे ऑप्शन में। ये एक ऑप्शन ठीक कर लेना, ये 5 की जगह क्या होगा 3, ठीक। तो 3 विल बी द राइट आंसर। बाकी अगर आप बेसिक से करना चाहें, आप वैल्यूज, हो सकता है कई बार क्वेश्चन ऐसा देता है एग्जामिनर हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाते, तो आप बेसिक से कैसे करेंगे वो भी देख लो। बेसिक से करने के लिए देखो भाई कुछ नहीं करना, आप कहेंगे सर x प्लस वाई बनाना है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं बना दूं रूट लगा के, मैं ऐसा कर सकता हूं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। बस प्लस माइनस वाली बाउंडेशन हमारी जुड़ जाती है, क्योंकि जब रूट से वैल्यू निकलेगी तो प्लस माइनस में आएगी, राइट। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप कहेंगे सर ये बन गया 100 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू रूट में कितनी आ जाएगी 225 आ जाएगी, इन दोनों का सम करके एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy करूंगा तो 125 माइनस 100, ये वाली वैल्यू बचेगी मेरे पास 25, ठीक है। सोल्व करूंगा तो 9/1 और वैल्यू बचेगी मेरे पास 3। ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे ये वाला स्टेप जब मैं कर रहा हूं तो जब हम किसी का स्क्वायर करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम रूट लगाते हैं ना तो बाहर प्लस माइनस का साइन आता है, तो इस क्वेश्चन में हमारा प्लस माइनस का साइन वहां पे आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे भाई x ग्रेटर देन y अगर मेंशन हो तो फिर पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तब भी आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि भाई अगर आंसर पॉजिटिव में दे रखा है, नेगेटिव वाला नहीं दे रखा, तो पॉजिटिव वाले के साथ जाइए और अपना आंसर मार्क कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जाकिर जो है वो सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाता है अपनी कार पे, और जो डिस्टेंस है वो कवर करता है 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड। तो अगर मैं उसकी ओरिजिनल स्पीड को 8 मान लूं तो जो न्यू स्पीड आएगी वो आ जाएगी 5, ये हमें दे रखा है, जिसकी वजह से वो सिटी में 33 मिनट लेट पहुंचता है। तो स्पीड का रेशियो या डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मेरे पास टाइम का रेशियो इसका इनवर्स 5/8 हो जाएगा। कितना लेट हो गया, 3 रेशियो किसके बराबर 33 के, 1/11 के बराबर। चलो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है कि टाइम को जाकिर को कितना टाइम लगेगा मिनट्स में ए से बी जाने में, अगर वो नॉर्मल स्पीड पे जाए। तो नॉर्मल स्पीड पे जा रहा है तो उससे टाइम कितना लग रहा है 5 1/11 के बराबर, तो 5 इंटू 11 55 मिनट्स के बराबर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। अगला सवाल हमें दे रखा है यहाँ पे, कहता है कि जो एक्सपेंस है ना सुधो का वो 125% ज्यादा उसकी सेविंग्स है। तो सेविंग एक्सपेंस 125% क्या होता है 5/4, तो अगर सेविंग 4 है तो 5 और बढ़ा दो एक्सपेंस के लिए, तो ये आ जाएगा 9। अब कहता है कि उसका एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज करता है यहाँ पे 24% से, और जो सेविंग है वो इंक्रीज करती है 30% से। तो हमें बताना है कि इनकम में कितना इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा। आपके ऊपर, आप डेविएशन से करना चाहो डेविएशन से, आप बेसिक से करना चाहो बेसिक से, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो अगर पहले बेसिक से करा देता हूं फिर डेविएशन से करा दूंगा। बेसिक से करेंगे तो आप कहेंगे सर टोटल इनकम कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 9 + 4 13 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट में वैल्यू जा रही है, इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे 1300 बना लेते हैं, इसे 400 बना लेते हैं और इसे 900 बना लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 24% का डिक्रीज आया, तो इसका 24% कितना होगा, 9 को 24 से गुना कर दो तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 216 आ गई डिक्रीज। 400 का 30%, 4 × 12 तो 120, ये इंक्रीज हुआ। नेट चेंज कितने का हुआ, माइनस का 96 का हुआ। कितने पे, 1300 पे, तो कितने परसेंट का डिक्रीज देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर -96 डिवाइडेड बाय 1300 इंटू में 100%, और ये 2 जीरो कट जाएंगी, 7 टाइम्स जाएगा, और फिर मेरे पास 91 5/13 इतने का डिक्रीज देखने को मिलेगा।
क्लियर? तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये बेसिक तरीका हो गया हमारा। अगर आपको दूसरा करना है, आप कहते हैं डेविएशन से करा दो सर ये क्वेश्चन, तो हमें पता है इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंस ही होता है। तो जो चेंज इन दोनों में आ रहा है वो हम डेविएशन से भी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे जो इंक्रीज है सेविंग के अंदर वो 30% का है, और एक्सपेंस में जो डिक्रीज है वो 24% का है। तो हम एक्सपेक्टेड इंक्रीज जो इनकम में मान लेते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज आपके ऊपर, आप क्या मानना चाहें। तो मैं मान लेता हूं हमारा जो डिक्रीज है वो -24% का हम देखेंगे इनकम में डिक्रीज, मैंने इससे एज्यूम कर लिया। तो नेट चेंज क्या आएगा, आप कहेंगे सर जो नेट चेंज होता है वो होता है एक्सपेक्टेड मीन प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ डेविएशन करने के लिए पहले डेविएशन निकालेंगे, -24 से यहाँ पे डेविएशन आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 30 माइनस -24, ये हो गया 54 का, कितने पे 4 पे। तो 54 इंटू में 4 करूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 216, ये मेरा सम ऑफ डेविएशन आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, 4 × 9 13। तो नेट चेंज कितने का देखने को मिलेगा, आप कहेंगे सर -24 है, प्लस में अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो 13 से जाएगा 1 गुना, और यहाँ पे 86 है, 6 जा 78, और फिर 8/13 आएगा। अब नेट चेंज कितने का आया, आप इसे ऐसे कर सकते हैं यार, 24 में से 17 को घटा दो, 7 इसे 16 प्लस इतना लिख सकते हैं। तो 24 में से पहले 16 को घटाया तो मेरे पास बचेगा -8, फिर उसमें -7 -1 को अलग कर लिया, और -1 प्लस 8/13 करूंगा तो -5/13 बचेगा। तो -7 5/13 ये नेट वैल्यू आ जाएगी। अगर आप डेविएशन लगाना चाहें तो वो भी लग जाएगा इसमें, ठीक है। अगला सवाल, राम ने 3 फैन खरीदे, पहले पे उसे 6% का डिस्काउंट मिलता है, दूसरे पे 10% का और तीसरे में 12% का। तीनों फैन के मिला के उसने जो पैसे पे करे वो करे इतने। तो हमें बताना है मार्क प्राइस क्या होगा ईच फैन का। तो जब यहाँ पे देखो तीनों फैनों से रिलेटेड एक सम दे रखा है, तो हम ये मान के चलेंगे तीनों फैनों का जो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस है वो सेम ही रहा होगा। तो अगर मार्क प्राइस मैं मान लेता हूँ m है, तो उसने 6% के डिस्काउंट पे खरीदा अगर, तो कितने दिए होंगे इसके, आप कहेंगे सर 94% दिया होगा। दूसरे को 10% के डिस्काउंट पे तो 90% दिया होगा, और तीसरे पे 12% का डिस्काउंट तो उसने कितना दिया होगा, 88% पे किया होगा। इन सब का मिला के जो उसने पैसा पे करा वो करा 6800, तो ये आ गया 6800। हमें एमआरपी का मान बताना है कि कितना होगा एक पे, तो m। अब यहाँ पे मेरे पास 94, 90 और 88 है, तीनों का सम कर देंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 272 बन रही है। सोल्व करके बताओ वैल्यू क्या आएगी। 272% का मान इतना है, तो 1% का डिवाइडेड बाय 272 और 100% का इतना, 68 से कट रहा है क्या, 4 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। यहां से काटेंगे 4 से ये काटूंगा 25, एक का एमआरपी आ गया 2500। हालांकि अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही काट सकते थे भाई, ये और ये। क्यों काट सकते थे भाई, एक का एमआरपी इतना है तो 3 का एमआरपी कितना होगा, 750। एमआरपी क्या कॉस्ट प्राइस से कम हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे इसे भी 3 से गुना करोगे तो ये वाली वैल्यू 900, क्या वो कॉस्ट प्राइस जो तीनों का है 6800 से कम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से आंसर आना था हमारा, वो हमने निकाल लिया। अगला सवाल हमारे पास, एक शॉपकीपर है, 2 तरह के राइस हैं उसके पास, एक है 350 रुपए का है 5 किलो, और दूसरा है हमारे पास 475 का है 5 किलो। इन्हें मिला दिया 5:7 में, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा हमें बताना उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। आप कहेंगे सर 350 का 5 किलो, तो 1 किलो कितने का, 70 का। दूसरा यहाँ पे 1 किलो कितने का आ जाएगा मेरे पास, 775 का 5 किलो है, तो 5 से काट देंगे तो 95। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया हमने, 5:7 में मिलाया। तो हमें नेट वैल्यू बतानी है कितनी है। तो आप चाहें तो डेविएशन लगा दें या फिर बेसिक से भी कर सकते हैं। अगर डेविएशन लगाना होगा तो एवरेज वैल्यू पे लगाते हैं हम। तो 70 में मान लेता हूं मेरी एज्यूम्ड मीन है, तो यहाँ पे डेविएशन 0 का आएगा, और यहाँ पे डेविएशन कितने का आ गया, 25 का। तो फाइनल जो वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, हमने माना था 70, सम ऑफ डेविएशन 5 × 0 0, 7 × 25 175, डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ वैल्यूज का सम 7 5 12। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार की में निकल जाएगा। 12 से काटूंगा तो ये जाएगा 1 जा 55, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 84 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल 16875 को हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 1 साल 8 महीने के लिए, तो अमाउंट हमारे पास बन गया 18,000। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, 1 साल 8 महीना कितना होता है? आप कहेंगे सर 1 ईयर प्लस 8/12 ईयर, 2/3 आ जाएगा, और 2/3 किधर सोल्व करूंगा तो मेरे पास 5/3 ईयर, ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, कितना इंटरेस्ट मिला इतने टाइम पे हमें, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 माइनस दिस, डेट इज 1125। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल है हमारे पास 16875 इंटू में रेट कुछ भी रहा होगा R/100 इंटू में टाइम है 5/3। सोल्व करके अपना आंसर बताना पड़ेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन लग रही है क्या इसमें? लग तो रही है, लेकिन हमें ये देखना है कि पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। चलिए, आप देखेंगे यहां पे पहले तो 25 से काटें या क्या करें? अप्रोक्सीमेट निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या वैल्यू बनेगी। 5 से पहले तो चलो ये तो काट ही देता हूँ। 5 से काटूंगा तो 22 और 5 225 आ गया। 3 से काटूंगा तो 775, और यहाँ पे 77500 डिवाइडेड बाय 16875, और यहाँ पे आर का मान आ जाएगा। ये लगभग 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ये लगभग अगर मैं 17,000 भी मान लूं तो कितना जाएगा? 34 दूनी 68, 4 से तो ज्यादा ही जा रहा है फिर भी। ठीक है, अगर मैं इसे 17 मान लूं तो जो भी 4 से ज्यादा जा रहा है, और 5 पूरा जा नहीं पाएगा ये, क्योंकि 16 पंजे 80 हो जाएगा। 4 और 5 के बीच में आएगी हमारी वैल्यू। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, 675 आएगा। तो यहाँ पे 4 टाइम मेरे हिसाब से फिर चला जाना चाहिए यहाँ से, तो 16 चौक 64 होता है ना? तो उससे ऊपर थोड़ा सा जाएगा। अगर 17 भी मान लूँ तो 68, और ये 17 से थोड़ा सा कम है, और ये 68 से थोड़ा सा कम है, तो मेरे को 4 लग रहा है। आप पूरी कैलकुलेशन करके देखना चाहें तो कर लीजिए। मेरे ख्याल से 4 टाइम चला जाएगा पूरा का पूरा ये। ठीक है, 5 जा नहीं सकता, और 3.7 और 6.6 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 4 सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से अगर मैं लेके जाऊं। अगला सवाल हमारे पास कहता है 7 कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स अगर हम ले लेते हैं तो उनका एवरेज है 23। तो हमें बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। आप कहेंगे जब हम कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं, मान लो फर्स्ट टर्म है, दूसरी टर्म a+2 होगी, तीसरी टर्म a+4 होगी, इस तरीके से टर्म्स चलेंगी। और नंबर है तो कॉमन डिफरेंस सब में 2 का रहेगा। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज हमें दे रखी हो तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जो एवरेज होता है हमारा वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, और यही हमें दे रखा है यहाँ पे 23। हमें क्या बताना है? एवरेज बताना है फर्स्ट और लास्ट टर्म का। वही टोटल सारी संख्याओं का एवरेज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के एवरेज के बराबर ही होता है, जो कि 23 है। तो वही इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, कुछ सोल्व नहीं करना इसमें। अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसमें 2 पैरेलल कोड्स एक साइड पे दे रखी हैं। तो सर्कल का सेंटर ये मान लेता हूं, 2 पैरेलल कोड, ये तो बहुत बड़ी मोटी लाइन बन गई, एक कोड और दूसरी कोड, ये 2 पैरेलल कोड भी बन गई हमारी, सेम साइड पे हैं। इन दोनों कोड के बीच में डिस्टेंस 8 है, और एक की लेंथ 24 और एक की 32 दे रखी है। तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। बहुत बढ़िया, एक 24 है, छोटे वाली 24 होगी, बड़े वाली 32 होगी। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में बना लेता हूं
तो ये दूरी हमें 8 दे रखी है। हमें एरिया बताना है, मतलब पाई आर स्क्वायर बताना है। पाई की टर्म्स में है तो रेडियस का स्क्वायर बताना है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी। रेडियस क्या होगा, यहां से आप मिलाएंगे तो ये आर है ना, और ऐसे यहां से ये मिला दूंगा तो ये भी मेरे पास क्या होगा, आर होगा। सोल्व करेंगे। एक काम करते हैं भाई, हमें पता है जो कोड है वो 2 इक्वल भागों में बढ़ जाती है जब मैं उस पर परपेंडिकुलर डालता हूं। तो ये वैल्यू 16 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अगर मैं इस ट्राइंगल में ये वाली वैल्यू को x मान लूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आप कहेंगे सर आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। और ऐसे अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आर स्क्वायर किसके बराबर, 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, है ना। तो 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कई बार तो हमारा क्या होता है कि हम चेक करके देख लेते हैं, भाई ये 16 है, इसे 16 बना लेंगे तो ये मेरे पास x का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर x का 8 रखूंगा, क्या ये 8 स्क्वायर है, नहीं है, तो भाई ये डायरेक्टली हम मैप नहीं कर सकते, हमें पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ेगा। कभी कभी तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। अब सोल्व कर लो भाई, देखो ये इधर ले जाऊंगा 16 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 16 प्लस 12 दैट इज 28, 16 माइनस 12 दैट इज 4, यही होगा। 8 प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो बचेगा 8, और प्लस करने पे 8 प्लस 2x। सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे 8 कट जाएगा 4 और यहाँ पे बचा 14। 14 माइनस 8 इज 6 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल्स टू 3। अगर x 3 आ गया तो r स्क्वायर का मान यहाँ पे 3 स्क्वायर 256 प्लस 9, r स्क्वायर आ गया मेरे पास 265। और हमें बताना है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल बताना है, तो इसमें पाई से गुना और इसमें भी पाई से गुना, 265 पाई मेरा आंसर आ गया। क्लियर है क्या क्वेश्चन? अच्छा, अब ये तो आपने भाई बेसिक से मैंने करके दिखा दिया आपको। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो इतना सब नहीं करेगा, वो कहेगा सर ये क्वेश्चन देख लिया हमने, ऑप्शंस देख लिए, क्या डायरेक्टली आंसर ऑप्शन से मार्क कर सकते थे? कर सकते थे यार। आपको पता है यार ये 16 है, रेडियस का स्क्वायर जब मैं निकाल रहा हूं तो ये 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही तो है। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 265, सॉरी 256। तो जो भी आंसर होगा मेरा आर स्क्वायर 256 से बड़ा होगा, और उसमें पाई से मल्टीप्लाई, 256 से बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, यही तो है सिर्फ, तो यही आंसर आएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। अगला सवाल हमारे पास, अनीता और आनंद है, 2 लोग हैं। अनीता एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकती है, और आनंद जो है हमारे पास, आनंद को मैं 20 से डिनोट कर लेता हूं, वो 18 दिन में एक काम को फिनिश कर सकता है। इन्होंने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ 48,000 रुपए में काम निपटा देंगे। अरुण की मदद से उन्होंने काम को 6 दिन में निपटा दिया। तो हमें बताना अनीता और आनंद का शेयर क्या रहेगा इस पूरे काम में। कैसे सोल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को? देखो, अनीता को ए मान लिया, आनंद को बी मान लिया, एक 12 दिन में और एक 18 दिन में। तो सबसे पहले अगर टाइम दे रखा हो तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। और मेरे पास यहाँ पे अनीता की एफिशिएंसी आ गई 3, 36/12, और मेरे पास यहाँ पे बी की एफिशिएंसी आ गई 2। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे पास, 3 + 2 5 हो जाएगी। कितने दिन में काम निपटा दिया इन्होंने, किसकी मदद लेके, अरुण की मदद लेके, 6 दिन में। तो इन्होंने कितना काम किया होगा, 5 × 6 30 काम इन्होंने किया होगा। टोटल काम है 36। टोटल काम के कितने पैसे मिल रहे हैं, 48,000 मिल रहे हैं। तो 30 काम के कितने मिलेंगे हमें ये बताना है। 36 काम के पैसे हैं 48,000, 30 काम के कितने होंगे ये बताओ। तो आप कहेंगे सर 48,000 डिवाइडेड बाय 36 इंटू में 30, बाद में आप 3 जीरो लगा दो, ये मर्जी है आपके ऊपर। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे 30, 3 से काटूंगा तो 12 से काटूंगा 4, और 4 के बाद कुछ जीरो आएंगे तो 4 ही जीरो आ जाएंगी 4 के बाद। चलें आगे। और क्या सोच सकते थे इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस की नजर डाल लेते? आप कहते हैं सर टोटल काम के 48,000 रुपए हैं, ये दोनों ने 30 काम करा है 36 में से। आप देखेंगे लगभग कितना काम कर लिया, 5:6। तो इसे 5:6 में बांटूंगा तो मतलब आधे से ज्यादा तो वैल्यू मिलेगी अनीता और इसे ही, अनीता और यहाँ पे आनंद को 50% से ज्यादा वैल्यू है ना इसकी, 50% से ज्यादा काम किया है। तो इसका आधा होता है 24,000, 24,000 से ज्यादा ही वैल्यू होगी। वो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर है, उसी से आंसर आ जाता। लेकिन सिंपल सवालों में ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कर लेते हैं।
क्वेश्चन में क्या रखा है, हमारे पास दो कोड है ए बी और सी डी। मैंने रैंडमली कोई कोड बना दी, एक बना दी ए बी और एक बना दी सी डी। ये दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर ओ है सॉरी, इंटरसेक्ट करते हैं पी पॉइंट पे, सेंटर रहेगा ओ। ए डी पी 23 दे रखा है, ए डी पी अगर ये यहां से मिला दिया जाए तो ये कोण हमें दे रखा है 23। ए पी सी 70, ए ये कोण हमें 70 दे रखा है। हमें बताना है बी सी डी, हमें ये वाला कोण बताना है कि कितना हो। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल हो गया अगर फिगर सही बन गई आपकी। तो बी डी, अगर इस आर्क को ध्यान से देखूं मैं, इस पे ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये एक्स मान लेता हूं जो पूछा है, और इसी आर्क पे हमारा एक और कोण बन रहा है ये वाला, तो ये कोण भी तो मेरा बराबर हो जाएगा एक्स के बराबर। एंगल इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये हम पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर कोर्स आर्क से। तो अगर ये एक्स हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कहेंगे सर ये तो एक्सटीरियर एंगल है 70, और ये क्या है, किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है आपका, ये इस ट्राइंगल का आपका एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है, 70 है। तो दिस प्लस दिस 70 के बराबर है, तो x का मान कितना आ गया 70 माइनस 23 और वैल्यू आ गई 47। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइट इजी वन, इसे सॉल्व करना है और हमें बताना है क्या आंसर आएगा। आप कहेंगे सर 9 की पावर 1 से लेके 5 तक जा रहा है, यहाँ पे 9 की पावर 3 से लेके 7 तक जा रहा है। तो अगर मैं 9 की पावर 2 कॉमन ले लूं ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे 9 की पावर क्या जाएगा 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4 और 9 की पावर 5। और यहाँ पे भी नीचे भी यही आएगा 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5। ये सोल्व करेंगे और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है, तो ये तो कट जाएगा। 9 की पावर 9 स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये तो 9 ही बचेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। विदाउट पेन करने वाला सवाल था ये। अगला सवाल हमारे पास 24 नंबर का थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, इस पे अभी आएंगे, उससे पहले ये बेसिक वाला कर लेते हैं। x रेशियो y रेशियो z 3 रेशियो 4 रेशियो 5 दे रखा है, तो x बाय y, y बाय z और z बाय x बताना है। क्या ही दिक्कत है इसमें, x बाय y हो गया 3/4, y बाय z हो गया 4/5 और हमारे पास क्या है z बाय x हो गया 5/3। इसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताएंगे। 5, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 60, तो 60 से मल्टीप्लाई, इसमें 15 4 से काटूंगा तो 15 इंटू 3 45, इससे काटूंगा 12 4 जा 48 और यहाँ पे 20 और ये आ जाएगा 100। 45, 48 और 100 खत्म। अब लास्ट सवाल आज का हमारा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सीजीएल 2017 मेंस का सवाल है ये। 5 डिफरेंट कंपनीज है पी क्यू आर एस एन टी, ये मैन्युफैक्चर करती हैं प्लास्टिक बैट और वुडन बैट। वुडन बैट की परसेंटेज कितनी है, अब देखो यहाँ पे वुडन बैट कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमें ये देख रखा है तो आप प्लास्टिक बैट बता सकते हैं क्या कितने प्रोड्यूस करेंगे। प्लास्टिक बैट बचे हुए होंगे, या तो वुडन बैट प्रोड्यूस कर रही है प्लास्टिक बैट, तो वुडन बैट अगर 65% है तो आप कहेंगे सर बचे हुए 35% प्लास्टिक बैट, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 30% और यहाँ पे 50%, कुछ इस तरीके से डेटा चलेगा। आगे बढ़ते हैं। जो बैट्स हैं वो भी दो लेवल के हैं, ब्रांड ए और ब्रांड बी। वुडन बैट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर बैट्स यहाँ पे दिखा रखा है। जो यहाँ पे रेशियो दे रखा है ना ब्रांड ए और ब्रांड बी, ये प्लास्टिक बैट जो है उसका रेशियो दे रखा है कि ब्रांड ए के कितने और ब्रांड बी के कितने हैं। जो सभी की सभी कंपनीज ना 1 लाख बैट्स ही बनाती है, पी भी 1 लाख बैट बनाएगी, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख और ये भी 1 लाख। तो हमें बताना है इस पे बेस्ड आंसर क्या होगा। सारी कंपनियों को मिला के आप बता दो कि प्लास्टिक बैट ऑफ ब्रांड बी कितने प्रोड्यूस हुए हैं। प्लास्टिक बैट की परसेंटेज ये रही, ब्रांड बी के कितने प्रोड्यूस हुए ये बताना है। अब देखो टोटल तो सबका 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू में 35% इंटू में यहाँ पे बी का निकालने के लिए क्या हो जाएगा 7 ब्रांड बी का, और टोटल कितना है 10। तो करेंगे तो 1 लाख सब जगह कॉमन आ जाएगा, लिखने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्टली हम आगे कर लेते हैं सोल्व।
अगर मैं यहाँ पे टोटल बैट्स बताऊं, पी कंपनी के ब्रांड बी के कितने होंगे? आप कहेंगे सर टोटल पी अगर है, टोटल 1 लाख है, 35% ये हो गया, और उसका यहाँ पे ए और बी के मिला के हैं, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल इनका मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रांड बी का कितना है? टोटल 10 है, तो ब्रांड बी का 7 है। तो आप कहेंगे सर वैल्यू बनेगी 35% इंटू में 7/10। ये ब्रांड बी के बैट हो गए कंपनी पी के। ऐसे ही यहाँ पे 30% है और 7 जमा 8 15, तो 30% इंटू में 8/15, इतने ब्रांड बी के होंगे। फिर आप आगे इसी तरीके से बढ़ते रहोगे, सारी वैल्यूज निकालोगे और सोल्व करोगे। 40 है, इंटू में मेरे पास 19 + 6 25, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर हमारे पास 30 है, इंटू में 15 नीचे आएगा और ऊपर 8 आएगा। फिर मेरे पास 50 है, 3 + 2 5 आएगा और ऊपर आ जाएगा 3। इसको सिंप्लीफाई करना है और इंटू में 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। 1 लाख क्या होता है? 10⁵। अगर परसेंटेज सिंपल हटा दूंगा सारे, तो 10⁵3 रह जाएगा, तो ये कर दिया। परसेंटेज को मैं भूल गया, फिलहाल कुछ है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास 35 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 10 है, तो 35 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर पॉइंट लगा देंगे, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, 245 24.5 आ गया। यहां से काटूंगा 2, 8 2 16, यहां से काटूंगा मैं, तो ये 8 48/5 9.6 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से 16 आ गया और यहाँ पे मेरे पास 30 आ गया। इन सब का सम करेंगे तो भाई देखो, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, तो लास्ट में जो भी आंसर होगा तो एक वैल्यू हट के 2 जीरो आएंगी। उससे पहले वाली वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट देखो, पॉइंट के बाद 6 और 5 11, तो 1 आएगा यहाँ पे, तो 1। जो भी आंसर है जिसके लास्ट की 3 डिजिट ऐसी है 1 0 0, वो होगा। भाई 2 ऑप्शन मिल गए, अभी भी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कर लो भाई फिर सोल्व। 46 55 71 और 24 95, और एक कैरी फॉरवर्ड था तो 96। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे लगाना चाहते तो डिजिटल सम भी लगा सकते थे, अगर आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बट आपको देखना पड़ेगा चारों ऑप्शन से डिफरेंट वैल्यू डिजिटल सम की आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सारे में डिजिटल सम कितना आ रहा है इसका? 8 9 15 6, इसमें 7 आएगा, इसमें कितना आएगा? 5 आएगा, और इसमें कितना आएगा? 4 आएगा। चारों ऑप्शन में डिजिटल सम डिफरेंट है, तो डिजिटल सम लगा के भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते थे इतना करने के बाद। ठीक, बाकी सम था तो सम करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आई होप ये सेशन समझ में आया होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कैसे करने हैं एग्जाम में। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।